उसने मेरे सीने से मुंह रगड़ते हुए कहा और मुझे खांसी आ गई। क्यों, तुम हंस क्यों रहे हो बहादुर? लताका ने अपने रुखसार मेरे सीने पर रखते हुए हैरानी से पूछा। अहमक ताज की बदनसीबी पर हंस रहा हूं। उसकी साजिश किस तरह नाकाम हो रही है। बीवी भी गई और मकसद भी पूरा ना हो सका। मैंने जवाब दिया, वो अहमक नहीं है बहादुर, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा शरीर और वहशी इंसान न होगा। उसने ऐसे खतरनाक जाल फैला रखे हैं कि जिनसे उसके दुश्मन पनाह मांगते हैं। वो खुद को माबूद कहता है, इंसानों की किस्मत का मालिक कहता है, और इस दावे को सच साबित करने के लिए उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसकी हर पेश गोई को हकीकत बना देते हैं। मैं इन लोगों के बारे में जानती हूँ, लेकिन दूसरे लोग उसकी खुदाई कुव्वतों के कायल हो जाते हैं और उसे खौफ खाते हैं। वो सिर्फ कुव्वत की बरतरी तस्लीम करता है। उसे एहसास है कि तुम बेपनाह ताकतवर हो और उसकी कोई कोशिश तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए देखो, उसने किस चालाकी से तुम्हें रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया है। अगनास की गिरफ्तारी नामुमकिनात में से है। वो जो कुछ है उससे मुकाबले के लिए तुम्हें मुंतखब किया। दोनों में से कोई हलाक हो जाए उसका बहरहाल फायदा है। क्या उसके बाद भी तुम उसे अहमक कहोगे? कहा, मैंने जवाब दिया। आखिर क्यों? लताका ने मेरी गर्दन में बाहें डालकर मेरी आंखों में देखते हुए कहा। इसलिए लताका कि उसने इस मामले में तुम्हें राजदार बनाया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी। उसे ये न सोचा कि तुम मेरी मोहब्बत का शिकार भी हो सकती हो और मुझे ये सब बता सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और लताका लाजवाब होगी। बाकी इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ताहम मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं उसे खुश होने का मौका जरूर दूंगा। और तुम? लताका उसे खुशखबरी सुनाओ कि तुमने अपना काम कामयाबी से सरंजाम दिया है। मैं अगनास को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम अगनास को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अब फरार हो जाएंगे। नहीं लताका, हम उसे गिरफ्तार करके ताज के सामने जरूर पेश करेंगे, मैंने कहा। और लताका परेशानी से मेरी शक्ल देखने लगी। जिद ना करो बहादुर, जिद ना करो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। गलत। अगर प्यार करती हो तो फिर मौत से क्यों डरती हो? अगर अगनास गिरफ्तार न हो सका तो ज्यादा से ज्यादा हम मारे जाएंगे, मैंने कहा। और लताका खामोश होगी। सुबह होती ही लताका चली गई, दूसरी रात को वापस आने का वादा करके। और मैं मुस्कुराते हुए अगनास के बारे में सोचने लगा। दरअसल प्रोफेसर, मैं अब जिंदगी को रवां दवा रखना पसंद करता था। तवील वक्त गुजर जाने से मेरे जहन पर कहाउलत सी तारी होने लगती थी, और यह कहाउलत उसी शक्ल में दूर हो सकती थी कि मैं मुतहर्रिक रहूं, मेरे ऊपर जमहूद न तारी हो सके। अगनास कितना ही ताकतवर हो, अगर वो इस दुनिया का इंसान है तो मेरे मुकाबले पर न रुक सकेगा। और अगर वो भी मेरी तरह कोई माफूकुल फितरत शख्स है तो फिर मुकाबला दिलचस्प रहेगा। बहरहाल मैं उसे मिलने का मुतमन्नी था। दोपहर को ताज के खास मुलाजिम मेरे लिए क़िल्लत फ़ाखरा लाए। ताज ने मुझे अपने साथ खाना खाने की दावत दी। मैंने ताज का भेजा हुआ कीमती लिबास पहना और पूरी तरह सज बनकर ताज के खास महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे देखने वाले हैर से उंगलियां काटने लगते थे। बिलाशुबा मैं इस वक्त रूए जमीन का सबसे हसीन, सबसे शानदार इंसान लग रहा था। कीमती जवाहरात का अक्स मेरे चेहरे के आछी रंग पर कोसे कज़ा की तरह दमक रहा था। और जब मैं ताज के कमरा इताम में पहुंचा तो ताज का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी तमाम रानियां आंखें और मुंह फाड़े मुझे देखती रही। उनकी आंखों में हसरत उमड़ आई और एक कोने में खड़ी हुई लताका उन सब की कैफियत देखकर पुरखुरूर अंदाज में मुस्कुराने लगी। शहंशाह ताज एहसास कमतरी का शिकार हो गया था। ताहम उसने खुद को संभाला और अपने होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए बोला, खुश आमदीद अजनबी बहादुर, खुश आमदीद हमारे दोस्त, और खुश आमदीद अगनास के कातिल। हाँ, मैं तेरी पेशानी पर चमकदार सितारे रक्सा देख रहा हूँ। ये सितारे फतेह की निशानदही करते हैं, ये सितारे अजमत की राहबरी करते हैं। हमारी आंखें जमीन की गहराइयों और आसमान की बुलंदियों का हर राज जानती हैं, और हम फितरत के इन मुकद्दस राजों में से एक राज का इंकिशाफ करते हैं कि तू फाते है, हमेशा फाते रहेगा। शिकस्त तेरे दामन तक कभी ना पहुंचेगी। हम तेरा इस्तकबाल करते हैं। वो खड़ा हो गया और उसकी तमाम रानियां उसके साथ खड़ी हो गई। तब मैं आगे बढ़ा और उसके मुकाबले पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर मेरी पेशानी को बोसा दिया। मैं उसकी गर्मजोशी का राज खूब जानता था प्रोफेसर। शायद लताका ने उसे मेरी आमादगी से आगाह कर दिया था। फिर उसने मुझे बैठने की पेशकश की और मैं दस्तरखान पर बैठ गया। लताका मेरे बराबर आ बैठी। ताज की दूसरी तमाम रानियां ताज के दोनों तरफ पर बैठी थीं और मेरी निगाहें यूं ही ताज के नजदीक बैठी स्याह आंखों वाली एक कम सिन रानी की तरफ उठ गई। खां प्रोफेसर, इन स्याह आंखों में रकाबत की आग भड़क रही थी। वो स्याह आंखें हसरत से तिल मिला रही थी। मैंने उन आंखों में अजनबी चमक देखी, लेकिन इस वक्त उनका मफहूम नहीं समझ सका। लेकिन स्याह आंखों वाली रानी बड़ी ही खूबसूरत थी। ताज की दूसरी तमाम रानियों से खूबसूरत और इन सबसे कम सिन, लेकिन देखने के काबिल चेहरा उस लताका का था जो मेरे कुर्ब से फूली नहीं समा रही थी। दूसरी तमाम रानियों के चेहरे उसके सामने फीके नजर आ रहे थे, लेकिन रंगीन लिबास वाले खादमों ने
हमारे सामने लजीज खानों के खान रखती है और हम खाने में मशगूल हो गए। बड़ी पुरलुत्फ महफिल रही। खूब खाया और फिर खाने के बाद तास अपनी जगह से उठ गया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़े और फिर उन्हें दोनों समत गिरा दिया। इसका मतलब था कि वो तखलिया चाहता था। अलबत्ता उसने लताका की तरफ उंगली उठा दी थी। तमाम रानियां एक एक करके ताम के कमरे से निकल गईं और अब कमरे में सिर्फ मैं, तास और लताका रह गए थे। तब तास ने मोहब्बत से मेरा बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने लताका का बाजू पकड़ा और ताम के कमरे से मुल्हिक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा एक खूबसूरत निशिस्तगाह था, कीमती साजो सामान से आराज था। तास ने जरनिगार कुर्सियों पर हम दोनों को बैठने का इशारा किया और खुद भी हमारे सामने बैठ गया। वो बगौर मेरी शक्ल देख रहा था। फिर उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। लताका ने मुझे एक अजीब खबर सुनाई है और उसमें हकीकत से इन्हें राफ नहीं कर सकता कि यह खबर मेरे लिए दिलकश भी है और हैरत अंगेज भी। इस खबर से मैंने लताका की जहानत का एतराफ भी किया है और तुम्हारी दलेरी और एहसान शनासी का भी। और ना जाने क्यों मुझे यकीन हो गया है कि अगनास सिर्फ तुम्हारे हाथों शिकस्त खा सकता है। चुनाचे पहले मुझे ये बताओ नौजवान कि क्या यह खबर सही है? तास ने मकारी से काम लेते हुए कहा। मैं दिली दिल में उसकी मकारी पर मुस्कुरा रहा था, ताहम मैंने संजीदगी से कहा, लताका ने तुम्हें क्या बताया है तास? खा मैं तुम्हें बताऊंगा बहादुर शख्स, सुनो। हमारी कलमरू जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई है और गौर से सुनो, हम बराह रास्त आसमान से मां के पेट में उतरे थे। हमारा कोई बाप नहीं है, इसकी तस्दीक मुकद्दस बुजुर्ग कर देंगे। हम दूसरों से अफजल हैं जिसे सब ने तस्लीम किया और बुजुर्गों ने इसकी तस्दीक की। गर्दिश कायनात हमारे कब्जे में है, बारिश और खुश्क हवाएं हमारी मुट्ठी में बंद हैं। हम जहां चाहते हैं कहर बन जाते हैं और जहां चाहते हैं अपनी अनायतों की बारिश कर देते हैं। हम इस ममलिकत के माबूद थे। हम जिंदगियां लेते हैं, जिंदगियां बख्शते हैं। मेरे बहादुर दोस्त, यूं समझो कि हम सा कोई नहीं है और हालात शाहिद हैं कि जिसने हमसे सरकशी की वो जिंदा न रह सका। हमारा हंटर उसे जमीन दोज कर देता है। हम तुम पर भी कादिर हैं, लेकिन तुमने खुद को हमारी दोस्ती का अहल साबित कर दिया और हमने तुम्हें अपनी दोस्ती बख्श दी। यही नहीं बल्कि हमने तुम्हें मुंह मांगा इनाम अपनी चहेती लताका भी दी थी और हमें इस पर अफसोस नहीं है, क्योंकि दर हकीकत तुम मुंह मांगे इनाम के मुस्तहिक हो। तो हमारे अजीज दोस्त लताका वाकिफ है इस बात से कैलकोरा के एक बड़े हिस्से में हमारे खिलाफ बगावत सर उठा रही है और इसका सरबराह अगनास है। अगनास जो न जाने कहां से अपने जिस्म में बड़ी कुव्वत समेट लाया है और वज़ीर नहीं होता हमारी फौजों से। हम अगनास के लिए कुछ और नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसा कि हमें लताका ने बताया कि इसके ज़हन में तुम्हारा ख्याल आया और बेशक ये खूब ख्याल था। बेशक सिर्फ तुम हो जो अगनास का करूर तोड़ सकते हो और लताका ने तुमसे बात की और आफरीन है तुम पर कि तुमने हक के वफादारी अदा करते हुए उसकी बात मान ली। चुनाचे अगर यह दुरुस्त है मेरे दोस्त तो मेरी मुबारकबाद वसूल करो। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूं। तो प्रोफेसर खावर में गौर से उस बदमाश तास, उस खुद साख्ता खुदा की बकवास सुन रहा था और दिल ही दिल में हंस रहा था। बेशक वो बहुत बड़ा बेवकूफ था। उसे वो खौफ याद नहीं रहा था जो इस वक्त उस पर तारी हुआ था जब मैंने उसके तीनों जियालों को चूहे की मौत मार दिया था और फिर उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी खुदाई कुव्वतें इस वक्त उसका साथ न दे सकी थी और वह इनका भरम भी नहीं कायम रख सका था। तब उसने कहा, और दलेर जाबाज, अगर तुम अगनास को कत्ल करके सुरखरू वापस आए, तुम घाटे में नहीं रहोगे। हम अलकुरा की हुकूमत तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम हमारे दोस्तों में शुमार होगे और हम तुम पर खराज भी मुआफ कर देंगे। तुम अलकुरा के स्याह सफेद के मालिक होगे। लेकिन तास, अगनास की सरगोपी के लिए तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? तुम इस खित्ता अर्ज के माबूद हो। आसमानी कुव्वतें तुम्हारे कब्जे में हैं। तुम अलकुरा पर अपनी कहर की बारिश कर दो। अगनास को मौत के आगोश में धकेल दो। अलकुरा में कहत साली कर दो। वहां के बादलों की नमी छीन लो। वो खुद तुम्हारी खुदाई एतराफ करते हुए तुम्हारे कदमों में आगे रहेंगे। और प्रोफेसर मेरी बात पर उस बेवकूफ शहनशाह का चेहरा उतर गया। वो बगले झांकने लगा और उसने बौखलाए हुए अंदाज में लताका की तरफ देखा। लताका ने गर्दन झुका ली थी। तब वो संभला और उसने मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, आह मेरे मासूम दोस्त, तुम बेहद बहादुर हो, बेहद दलेर, लेकिन तुम खुदाई रम्ज क्या जानो। हमारे हर काम में मसलहत पोशीदा है। अगर हम अलकुरा पर तिबाही नाजिल करेंगे तो वो लोग भी इसका शिकार हो जाएंगे जो दिल ही दिल में हमारी पूजा करते हैं। हम सिर्फ जालिमों और नाफरमानों के लिए कह रहे हैं। अपने मानने वालों के लिए हम मुजस्सम रहम करम हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगनास और उसके हवारियों को सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाहों को नहीं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बहरहाल लताका ने ठीक कहा है कि मैं अगनास की सरकोबी के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ इस सिलसिले में मुझे क्या क्या इंतजाम करने होंगे। सब इंतजाम हम करेंगे। हम तुम्हें अपनी बेहतरीन फौज देंगे। तुम इस फौज की क़यादत करोगे और अगनास के इलाके पर हमला कर दोगे। लताका तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारे साथ होगी। तमाम रास्ते उसे मालूम है। तुम मुतलिकुल अनान होगे।
जिस तरह चाहोगे फौजों को लड़ाओगे और फिर इग्नास की गर्दन या उसे जिंदा गिरफ्तार करके ले आओगे, तब मैं तैयार हूं, मैंने कहा और तास खड़े होकर मुझे सीने से लिपटाने लगा। लताका रात को मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मेरी शक्ल देखते ही हंस पड़ी। वो बेतहाशा हंस रही थी और मैं मुस्कुराते हुए उसकी शक्ल देख रहा था। सांवली सलोनी सी ये लड़की हंसते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। यूं भी आज उसने अनोखा श्रृंगार कर रखा था। उसके जिस्म पर अनोखा लिबास था। कमर पर सुर्ख मोतियों की पेटी बंधी हुई थी जिसमें लटकी हुई बारीक मोतियों की झालर ने उसके जिस्म को छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। ऊपरी लिबास से मोतियों का था। मोतियों ही की एक लड़ी उसने अपने चमकदार और कुशादा पेशानी पर बांधी हुई थी और उसके नीलाहट लिए हुए स्याह बालों में सफेद रंग के फूल महक रहे थे। और फिर उसके बेतहाशा हंसने से मोतियों की झालरें हिल रही थी जिससे उसका पूरा जिस्म रक्सा नजर आ रहा था। मेरी आंखों में पसंदीदगी के जज्बात थे। वह हंसती हुई मेरी आगोश में आ गिरी। इस बेपनाह हंसी की वजह? मैंने खूबसूरत जिस्म को आगोश में लेते हुए पूछा। ये कह के तो न जाने कैसे मैंने जब्त किए हैं। वह हंसते हुए बोली। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अहमद ताज की हमाकत पर किस तरह घुमा फिरा कर तुमसे गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन तुमने भी उसे खूब बेवकूफ बनाया। तुम्हारे सवाल पर उसकी घबराहट देखने के काबिल थी। हाँ, बहरहाल उसने बात बना ही थी, लेकिन तुमने उससे क्या कहा था? मैंने बताया था कि मैंने अपने तौर पर तुम्हें अगनास के बारे में बताया और तुम्हें जोश दिलाया कि तुम अगनास को गिरफ्तार करो। बस तुम जोश में आकर तैयार हो गए और अब ताज तुमसे बात करे। खूब, अब क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है अगनास की गिरफ्तारी का प्रोग्राम। मैं तुम्हारी कनीस हूं, जो तुम चाहोगे उससे निराफ नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी तो अब तुम्हारी है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी मुझे जान से ज्यादा अजीज है। वही होगा जो तुम चाहोगे। मैं अगनास से दो हाथ करना चाहता हूँ। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ। तर हकीकत तुमने अगनास पर काबू पा लिया तो ताज अलकोरा की हुकूमत तुम्हारे हवाले कर देगा और फिर मैं अलकोरा के मलका हूँगी और तुम शहनशाह। इससे बड़ी आरजू और क्या हो सकती है? और मैंने उस हसीन औरत की तमाम आरजुएं पूरी करने का फैसला कर लिया। हालांकि मुझे हुकूमत और शहनशाहियत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूरे 10 दिन तक अलकोरा जाने वाली फौज के लिए तैयार की जाती रही। बड़े बड़े बहादुरों को मुकर्रर किया गया था। बड़े बड़े जगादरी जर्नैल तैयार किए गए थे। एक से एक बहादुर सिपाही मुंतखब किया गया था। गो के फौज की तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह असलहा में गर्क थी और उसके पास फौलाद के जदीद तरीन हथियार थे। हथियारों की कुछ नई किस्में मैंने उन लोगों के पास देखी जिनमें तीर कमान भी थे और यह हकीकत है प्रोफेसर को मुझे इनका यह हथियार बहुत पसंद आया था। आला नस्ल के एक घोड़े पर मैं सवार था और दूसरे पर लताका। जर्नैलों का पूरा गिरोह हमारे पीछे था। तास ने खास तकरीब में हमें रुखसत किया और हम बूढ़े गौरव की रहनुमाई में अलकोरा की तरफ चल पड़े। गौरव इन इलाकों का कीड़ा था और सफर के फन से पूरी तरह वाकिफ है, बल्कि उसका माहिर था। लताका बहुत खुश थी। उसे मुझसे इश्क हो गया था और ये कोई नई बात नहीं थी प्रोफेसर। जितनी लड़कियों को मेरे करीब आने का मौका मिला वो फिर मेरे ही गुण गाती रही ताकि मौत ने उनकी गर्दन न तो पहुंच ली। मैं था ही मोहब्बत किए जाने के काबिल। हर दौर की औरतों ने मेरी पजीराई की है। हर दौर की औरतें मेरे इश्क में गिरफ्तार रही हैं और इन्होंने मुझ पर जान छिड़की है। चुनाचे लताका को एहसास था कोई खतरनाक मुहिम पर जा रही है, लेकिन मैं उसके साथ था। उसे मेरी खूबियों का इल्म नहीं था, बस वो जानती थी कि अगर उसे मौत भी आई तो मेरे नजदीक ही आएगी और वो इसी बात पर खुश थी। ताज के मुल्क की सरहदें बहुत वसी थी। हमारे बर्क रफ्तार घोड़े जमीन का सीना दहलाते हुए दौड़ रहे थे और बहुत जल्द शहर के आसार निगाहों से मालूम हो गए। सूरज की रोशनी में हमने सफर शुरू किया था। सभा रफ्तार घोड़े सूरज से तेज सफर करना चाहते थे। चुनाचे शाम होते होते हमने एक तवील फासला तय कर लिया और फिर स्याह रंग की संगलास चट्टानों में रात की तारीकी ने हमारे एक कदम पकड़ लिए और हमने घोड़े रोक दिए। बड़ी खौफनाक जगह थी प्रोफेसर। यकीनन इस इलाके में कभी कोई खौफनाक आतिशफशां होगा जो अब जमीन की गहराइयों में पोशीदा हो गया है किसी मुनासिब वक्त सर उभारने के लिए, लेकिन पोशीदा होने से पहले उसने खौफनाक तबाही मचाई थी जिसके आसार दूर दूर तक नुमाया थे। मीलों दूर तक स्याह जले हुए पत्थर नजर आ रहे थे। जमीन पर स्याही थी और इस इलाके में रात भी टूट कर आती थी। फौजियों ने छोटे छोटे गिरोह बनाकर कयाम किया, बेशुमार मशलें रोशन की, लेकिन उनकी रोशनी इस इलाके की भयानक स्याही दूर करने में नाकाम रही। फिर चांद निकल आया और स्याह चट्टानों पर चांदनी अजीब मनाजिर पेश करने लगी। मेरे लिए खास तौर पर एक खैमा इस्तादा किया गया था। पानी या शिकार की कोई दूसरी चीज यहाँ मिलने का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए साथ लाई हुई चीजों पर गुजारा किया गया। खाने से फारिग होकर मैं और लताका खैमे से निकल आए। बाहर हमारे पहरेदार मुअद्दब खड़े थे। गौरव को हमारे पास बुलाओ। मैंने एक पहरेदार को हुक्म दिया और लताका का हाथ पकड़कर एक ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंच गया। फिर मैंने उसे सहारा देकर चट्टान पर चढ़ाया और हम दोनों बैठकर चांदनी की किरणों का रक्स देखने लगे। तब अकब से बूढ़े राहबर की कदमों की चाप सुनाई थी। गौरव हमारी खिदमत में हाजिर हो गया था। इन स्याह चट्टानों की क्या दास्तान है गौरव? मैंने एक स्याह पत्थर पर बैठने का इशारा करने के बाद पूछा। ये चट्टानें बहुत कदीम है बहादुर,
कहा जाता है कि यहाँ खोलते हुए पत्थरों का बहुत बड़ा सैलाब आया था। इससे कबल यहाँ एक बस्ती आबाद थी, लेकिन सुर्ख सैलाब ने आबादी को हजम कर लिया और फिर यह सैलाब न जाने कहाँ निकल गया। पत्थर ठंडे होकर स्याह चट्टानों में तब्दील हो गए और अब यहाँ पौधे नहीं उगते। गौरव ने बताया। मेरा ख्याल दुरुस्त था, यह आतिशफशां का लावा ही था। बहरहाल फिर मैंने गौरव से रास्ते के बारे में पूछा। अलकोरा कई रातों के सफर पर है। जिस तरफ हम जा रहे हैं यह महफूज रास्ता है। स्याह चट्टानों के बाएं सम से जाने पर हमें सपाट और साफ रास्ता मिल सकता है, लेकिन इस तरह बस्तियां आबाद हैं। इनमें से चंद बस्तियों के बारे में सुना है कि वहां अगनास के मुखबर मौजूद हैं। वो ताज की फौजों के बारे में अगनास को इत्तला दे देते हैं जो अगनास पर हमला आवर होने चाहती हैं। चुनाचे मुझे नाचीज की राय है कि नामवार रास्ता इख्तियार किया जाए जो बस्तियों से दूर गुजरता है। इस तरह हम पोशीदा तौर पर अगनास के पीछे पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पर शिकार और पानी मौजूद है। ठीक है, हम इसी रास्ते ही से सफर करेंगे। बस अब तुम वापस जाओ। और गौरव गर्दन झुकाकर चला गया। तब मैं लताका की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसके जिस्म पर अंगड़ाइयां टूट रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और वह मचल कर मुझसे लिपट गई। मुझे इन स्याह चट्टानों से खौफ महसूस हो रहा है बहादुर। आओ खैमे में चले। उसे बोझल लहजे में कार में उसे लिए खैमे में दाखिल हो गया। सफर करते हुए हमें 5 दिन गुजर चुके थे। अब हम जिस इलाके में सफर कर रहे थे ये सरसब्ज था। वहां शिकार की बहुतात थी। जंगली जानवर भी थे, लेकिन फौजों की कसीर तादाद देकर दूर भाग जाते थे। बहरहाल खूब शिकार हो रहा था। पानी की बहुतात थी। थोड़े फासले पर झरने और दरिया मिल जाते थे। इन तमाम चीजों से लुत्फ अंदोज होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। मुझे ना अगनास की फिक्र थी ना किसी और की। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा था। सुहाना सफर और हसीन साथी, इसके अलावा और क्या चाहिए था। और वह सफर की 7वीं रात थी। सरसब्ज इलाका खत्म हो गया था और अब बेआबो गया पहाड़ आ गए थे। नुकीले पहाड़ जो इंतहाई दुश्वार गुजार थे। गौरव कुछ रास्ते ऐसे जानता था जिसकी वजह से इन पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ने के बजाय उनके दरमियान सुरंगनुमा रास्तों से गुजरा जा सकता था। वैसे मैंने अपने चंद जर्नैलों के चेहरों पर अजीब से तासुरात देखे थे। न जाने क्यों वो कुछ मुस्तरिब से थे। फिर चांद भी नहीं निकला था कि वो सब जमा होकर मेरे खैमे पर पहुंच गए। पहरेदार ने मुझे उनके आने की इत्तला दी और मैं बाहर निकल आया। क्या बात है, मैंने पूछा। हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं मुअज़्ज़ज़ सरदार, एक जर्नैल ने कहा। आओ मेरे खैमे में आ जाओ। मैंने कमाल नरमी से कहा और वो सब अंदर आ गए। मैंने उन्हें बैठने की पेशकश की और वो ममनून अंदाज में बैठ गए। हमें गौरव की नीयत पर शुबा हो रहा है बहादुर। क्या मतलब, मैंने ताज्जुब से पूछा। सहरा और पहाड़ों का कोई रास्ता इतना तवील नहीं है कि अभी तक हम अलकुरा क्या सार न पा सके। और ये पहाड़ियां खौफ की पहाड़ियां कहलाती हैं जिनमें भटकने के बाद इंसान कभी रास्ता नहीं पाते। अगर हम इस रास्ते से वापस जाने की कोशिश करें जिससे यहां तक आए हैं तो ताज की कसम हमें वो रास्ता कभी ना मिलेगा। मैंने हैरत से उस जर्नैल की बात सुनी, गौर किया और अंदाजा लगाया कि कम अज कम रास्ते के बारे में वो दुरुस्त कह रहा है। लेकिन गौरव की नीयत के बारे में तुम क्या कह रहे हो, मैंने पूछा। ना कहते, अगर हमारी फौज के 2 सिपाही रातों रात गायब न हो जाते। ये दोनों आदमी वो थे जो गौरव के साथ ही थे। अक्सर हम इन तीनों को यकजा देखा करते हैं। वो कुछ पुरस्रार गुफ्तगू करते थे और अगर कोई इनके करीब पहुंच जाता तो वो ताज की फतेह और अगनास की गिरफ्तारी की बातें करने लगते थे। ओह, वो दोनों कब गायब हुए? पिछली रात, क्योंकि हमने अपने अपने साथियों की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। एक एक सिपाही पर निगाह रखते हैं। इसलिए आज कयाम के वक्त जब सिपाहियों की पड़ताल की गई तो 2 सिपाही कम थे। उनके घोड़े भी गायब हैं। तो हमने लोगों से पूछताछ की तो एक सिपाही ने बताया कि उसने शाम में इन दोनों को देखा था। वो रात के किसी हिस्से में गायब हुए हैं। हमने गौरव से उनके बारे में पूछा तो उसने इल्मी जाहिर की और कहा कि वो तो इन दोनों से वाकिफ भी नहीं है और यही शुबा की बुनियाद है। वो चुप हो गया तो एक और जर्नैल बोल पड़ा। हमें अंदेशा है मुअज़्ज़ज़ सरदार कि गौरव अगनास का हम ख्याल न हो। बागियों की तहरीक बहुत जबरदस्त है। बेशुमार लोग उनके हामी हैं। न जाने हमारी फौज में ही कौन कौन हो। हालांकि उनका इंतखाब करते वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाता है। तुम्हारा मतलब है कि गौरव जानबूझकर हमें इस रास्ते पर लाया है ताकि हम अगनास तक ना पहुंच सके। खौफ की पहाड़ियों की पुरहोल दास्तानें मशहूर हैं। यहाँ जलजले आते हैं और इन पहाड़ियों की हैबत बदल जाती है। इनमें बेशुमार चट्टानें काफी बुलंदियों पर हैं और इन अंदाज में रखी हुई हैं कि थोड़ी सी कोशिश से अपने साथ बेशुमार पत्थर ली लुढ़क सकती हैं। मैंने गहरी सांस ली। उनका चेहरा उतर गया था, लेकिन जाहिर है मुझे क्या फिक्र हो सकती थी। ताहमिल लोगों का इत्मीनान भी जरूरी था। चुनाचे में उठ खड़ा हुआ और मेरे साथ ही वो सब भी उठ गए। गौरव को मेरे सामने पेश करो। मैं एक और दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ सरदार। कहो, क्या बात है? हमें इजाजत दी जाए कि हम मुश्तबा सिपाहियों को गिरफ्तार कर लें। ऐसे कुछ लोग और होंगे जो अगनास के साथ ही हों। मेरी निगाह में एक सिपाही है। एक जर्नैल बोल उठा। क्या मतलब, मैंने पूछा। वो मेरे दस्ते का सिपाही है। जिस वक्त सिपाहियों का इंतखाब किया जा रहा था तो उनके कदोकामत का ख्याल रखा गया था। शर्त थी कि वो सब के सब कवि हैकल और ताकतवर हों।
ताकि अगनास की फौज के खिलाफ मुअस्सर तौर पर लड़ सके। लेकिन वो सिपाही न सिर्फ पस्ता कद है बल्कि उम्र और ना तजुर्बाकार भी मालूम होता है। और खास बात यह है कि वो सबसे अलग थलग रहता है। अजीब बातें बता रहे हो तुम लोग। बहरहाल गौरव को बुलाओ, मैंने कहा। लताका भी मेरे साथ बाहर निकल आई। जर्नैलों को चले जाने के बाद उसने खौफजदा अंदाज में कहा, यह तो बहुत खौफनाक बात हुई बहादुर। अब क्या करोगे? अगर अगनास की फौज ने हमें यहां घेर लिया तो हमारी फौज की तमाम बहादुरी रखी रह जाएगी। अगनास पहाड़ों का कीड़ा है, वह पत्थरों से सर उभारेंगे और हमें फना कर देंगे। खौफजदा होने की जरूरत नहीं लताका, गौरव को आ जाने दो। मुमकिन है हमारे साथियों का ख्याल गलत हो। मेरी तजवीज अब भी बरकरार है बहादुर, वो आहिस्ता से बोली। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। बेहतरीन मौका है, हम रास्ते की तलाश में चलते हैं और किसी तरफ निकल जाते हैं। अगर अगनास फौज को घेर मारकर भी ले गया तो हमें क्या? नहीं लताका, ये खुद गर्जी है। अव्वल तो मैं बुज़दिलों की तरह अगनास से भागना नहीं चाहता, और फिर ऐसी सूरत में जब ये सब खुद को मुसीबत में गिरफ्तार महसूस कर रही है। लताका एक ठंडी सांस लेकर खामोश होगी। तब हमने दूर से गौरव को जर्नैलों के साथ आते देखा और हम उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। गौरव आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहा था। फिर वो मेरे सामने पहुंचकर झुका और सीधा खड़ा हो गया। जर्नैल उसके पीछे खड़े थे। क्या इन लोगों ने तुम्हें बता दिया गौरव कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? नहीं सरदार, इन्होंने सिर्फ आपका पैगाम दिया है, गौरव ने साफ लहजे में कहा। क्या ये पहाड़ियां खौफ की पहाड़ियां कहलाती हैं गौरव? मैंने पूछा और गौरव के चेहरे का रंग बदल गया। चलने में वो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे देखता रहा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ। क्या यहाँ जलजले आते रहते हैं? हाँ, उसने पाटदार आवाज में कहा, गोया ये जगह बेहद खतरनाक है। हाँ, गौरव ने उसी अंदाज में जवाब दिया। उसकी आंखों से एक अजीब सी कैफियत अयां होने लगी थी। चेहरे के खदोखाल बेहद सख्त हो गए थे। गालबन वो समझ गया था कि उस पर शुबा हो गया है, लेकिन किसी अंदरूनी जज्बे ने उसे बेखौफ कर दिया था। तब फिर तुमने इस तरफ का रुख क्यों किया? जानबूझकर, गौरव ने जवाब दिया। क्या मतलब है? ये पहाड़ियां न सिर्फ खौफ की पहाड़ियां बल्कि मौत की पहाड़ियां भी कहलाती हैं सरदार। यहाँ दाखिल होने वाले जिंदा नहीं बचते, क्योंकि यहाँ दिन रात जलजले आते रहते हैं। जलजले ना भी आए तो यहाँ से निकलने के रास्ते तलाश करना तुम्हारी फौज में से किसी के बस की बात नहीं है। तुम इन्हीं पहाड़ियों में भटकते रहोगे तब वक्त की कोई जलजला तुम्हें ना आले। गौरव ने बड़े सुकून से जवाब दिया और जर्नैलों के चेहरे पकड़ गए। उनके दांत तक खौफजदा अंदाज में बाहर निकल आए और उन्होंने अपनी तलवारें सोचनी। लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें सब्र करने का इशारा किया और नरमी से गौरव से पूछा, लेकिन तुम तो हमारे राहबर थे गौरव, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ताज की माबूदियत कबूल नहीं करता। मैं तो रोशनी का पुजारी हूँ, मैं तुलू का परस्तार हूँ और इन सैकड़ों लोगों में से एक हूँ जिन्हें जालिम ताज की निगरानी पर मुतय्यन किया गया है ताकि तुलू के परस्तारों को ताज की रेशा तवानियों से बाखबर रखा जा सके। मेरे लिए इससे ज्यादा सआदत और क्या हो सकती कि मैं ताज की एक बड़ी फौज को अपनी हिकमत अमली से तबाह कर दूं। और तुम सुनो सरदार, तुम बेपनाह ताकतवर हो, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो। अगनास पर तुलू का साया है। वो इस वक्त पैदा हुआ था जब सूरज की पहली किरण नमूदार हुई थी और उस पहली किरण ने सबसे पहले अगनास के जिस्म को छुआ था। इसके बराबर रोशनी के साये हैं। तुम्हारे जैसे 1000 इंसान भी ज़ेर न कर सकेंगे। मैं दिलचस्पी से गौरव की बेबाकाना गुफ्तगू सुन रहा था। जर्नैलों का बुरा हाल था, उनके बदन खौफ से कप कपा रहे थे।